दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मलेशिया मलेशियाई बोर्नियो और प्रायद्वीपीय मलेशिया के बीच बंटा हुआ है। चूंकि अधिकांश मलेशियाई मुसलमान हैं, देश में इस्लामी कानून लागू है। मलेशियाई इस्लामी कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, लेकिन इसमें एक शर्त है जिसे अधिकांश लोग समझते नहीं हैं। पुरुष को यह साबित करना होता है कि वह प्रत्येक पत्नी के साथ समान रूप से और निष्पक्ष रूप से व्यवहार कर सकता है, चाहे वह वित्तीय हो या भावनात्मक, जब तक आप यह सोचने न लगें कि यह किसी स्वर्ग जैसा है। याद रखें कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है और मलेशियाई मुसलमानों में भी यह प्रथा काफी दुर्लभ है। अधिकांश लोग मोनोगामी को ही चुनते हैं, जैसे कि दुनिया के बाकी हिस्सों में होता है। रात्रिय जीवन दृश्य अविश्वसनीय रूप से विविध है। कुआलालंपुर में शानदार क्लबों से लेकर पारंपरिक रात के बाजारों तक, जो रात के बाद जीवित हो उठते हैं। मलेशियाई महिलाएं एशिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में मानी जाती हैं और मनोरंजन उद्योग इसको इस तरह से दर्शाता है, जो इस देश के धार्मिक रूढ़िवादिता को देखते हुए आपको हैरान कर सकता है। हालांकि इस्लामी कानून सामाजिक और कानूनी नीतियों को प्रभावित करता है और कुछ प्रकार के मनोरंजन वास्तव में अपराध माने जाते हैं, जिनके लिए कड़ी सजा हो सकती है। जमीन पर वास्तविकता बिल्कुल अलग है। पर्यटक क्षेत्रों और खासकर मलेशियाई बोर्नियो के कुछ इलाकों में आपको एक बहुत ही आरामदायक माहौल मिलेगा। शराब एक और आदर्श उदाहरण है इन विरोधाभासों का। शराब के व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और यह राज्य के हिसाब से बहुत भिन्न होता है। प्रायद्वीपीय मलेशिया के रूढ़िवादी राज्यों में सख्त प्रतिबंध होते हैं, जबकि पर्यटक क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय होटलों में बहुत लचीले नियम होते हैं। आप एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं और पाएंगे कि एक ही गतिविधियों के लिए अलग अलग नियम लागू हैं। मलेशिया में रहना मतलब ऐसे सामाजिक नियमों का पालन करना है जो अधिकांश विदेशी लोगों के लिए बिल्कुल अजीब लग सकते हैं और इन्हें तोड़ने के परिणाम स्वरूप गंभीर कानूनी सजा हो सकती है। हम आपको यह अभी बताने वाले हैं, लेकिन पहले, अगर यह हमारी पहली मुलाकात है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को चालू करना न भूलें। आइए कुछ साधारण से शुरू करते हैं, जैसे प्रेम का प्रदर्शन। गाल पर एक हल्की चुम्मी अधिकांश देशों में सामान्य हो सकती है, लेकिन मलेशिया में आप सार्वजनिक रूप से किस करने पर अदालत में जा सकते हैं। यहां तक कि अपने स्वयं के जीवनसाथी के साथ भी सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन न केवल अव्यावहारिक माने जाते हैं, बल्कि यह कानूनी रूप से समस्याग्रस्त भी हो सकते हैं। फिर आता है सिर छूने का नियम। मलेशिया में मान्यता है कि किसी के सिर को छूने, विशेषकर एक बच्चे के सिर को, उनके बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है और उन्हें अध्ययन में सफलता से रोकता है। सिर को शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, इसलिए आपको कभी किसी का सिर नहीं छूना चाहिए या उसके ऊपर से कोई चीज नहीं गुजारनी चाहिए। अगर आप एक मलेशियाई महिला से मिलते हैं तो कभी भी पहले हाथ न मिलाने के लिए आगे न बढ़ें। मलेशियाई महिला के कंधे या बाल छूना अशिष्ट माना जाता है और महिलाएं आपको उत्पीड़न के लिए कोर्ट में भी ले जा सकती हैं। पारंपरिक मलेशियाई समाज में महिलाओं की स्थिति जटिल सामाजिक गतिशीलताएं उत्पन्न करती है, जिन्हें विदेशी अक्सर गलत समझते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो कई आगंतुकों को चौंका देता है। आपको कभी भी अपनी तर्जनी अंगुली से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा नहीं करना चाहिए। स्थानीय लोग इसे बेहद अपमानजनक मानते हैं। इसके बजाय मलेशियाई लोग अपनी अंगूठी का उपयोग करते हैं और अन्य 4 अंगुलियों को मोड़कर दिशा या वस्तु का इशारा करते हैं। और अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। मलेशियाई लोग आमतौर पर हाथ से खाते हैं, लेकिन आपको केवल दाहिने हाथ से खाना चाहिए। बायां हाथ व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए रखा जाता है। अगर आप स्वाभाविक रूप से बाएं हाथ से खाते हैं तो आपको हाथ से खाने की बजाय बर्तन का उपयोग करना पड़ेगा। ड्राइविंग के नियम एक और जटिलता जोड़ते हैं। मलेशिया में सड़क पर बाएं हाथ से गाड़ी चलाते हैं और दाहिने हाथ से गाड़ी ड्राइव होती है, जो कई आगंतुकों को भ्रमित कर सकता है। लेकिन जो चीज़ मलेशिया में सार्वजनिक व्यवहार को लेकर गंभीरता दिखाती है वह है धूम्रपान पर नियम। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी है और धूम्रपान करने वालों को खाने पीने की जगहों से कम 3 मीटर दूर रहना होता है। उल्लंघन करने वालों को 10,000 रिंगिट तक का जुर्माना हो सकता है, जो करीब 2,400 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यहाँ तक कि उपहार देने के भी कड़े नियम हैं। मेज़बान को कभी भी चाकू या कैंची उपहार में न दें, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। और बच्चों को कुत्ते या सुअर के आकार के खिलौने न दें, क्योंकि इन जानवरों का धार्मिक महत्व है।
मलेशिया में अपने दोस्तों को कानून तोड़ने से बचाने के लिए इस वीडियो को उनके साथ साझा करें ताकि सब सुरक्षित रहें और यात्रा करते हुए मजे लें। अब आइए मलेशिया के भोजन के दृश्य में उतरते हैं। यह आपके मुंह में पानी लाने वाला होगा और आपकी यात्रा योजनाओं को अगले स्तर तक ले जाएगा। मलेशियाई भोजन में ऐसे व्यंजन होते हैं जो अधिकांश विदेशी लोगों को उनके साहसिक खाने की भावना पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन स्थानीय लोग इन डिशों को अपने पाक सांस्कृतिक धरोहर का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। बुल की प्राइवेट पार्ट्स सूप आमतौर पर सड़क खाद्य के रूप में बेची जाती है और माना जाता है कि यह पुरुषों की यौन शक्ति को बढ़ाती है। प्राइवेट पार्ट्स को सुखाकर, काटकर और विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता है। विक्रेता इसे खुले तौर पर सड़कों पर तैयार करते हैं और यह स्थानीय लोगों के लिए पूरी तरह सामान्य है। फिर आते हैं क्रिस्पी तले हुए मधुमक्खियाँ, जो प्रोटीन में उच्च होती हैं और पकाए जाने पर इनका एक अनोखा स्वाद होता है। इन्हें मूंगफली के साथ परोसा जाता है और कहा जाता है कि इनका स्वाद कच्चे चिकन जैसा होता है। अगर आपने कभी मधुमक्खी से डंक खाया है तो इन्हें मुंह में डालकर चबाना शायद आपको विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगेगा। स्कीवर्ड मेंढक भी होते हैं जो उन्हें स्किन करके सभी अंग निकालकर और गुप्त सॉस के साथ मैरिनेट किया जाता है। फिर इन्हें गहरे तले जाते हैं और सड़कों पर स्कीवर करके बेचा जाता है। इस तरह से पूरे मेंढक को तैयार होते देखना एक विजुअल प्रभाव डालता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध चुनौतीपूर्ण भोजन है ड्यूरियन, जिसे फलों के राजा के रूप में जाना जाता है। मलेशिया का मुसांग किंग किस्म ड्यूरियन को अन्य देशों के ड्यूरियन से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसकी मजबूत गंध के कारण यह अधिकांश होटलों में प्रतिबंधित है। मलेशिया में ड्यूरियन कूटनीति का अभ्यास भी किया जाता है। इस फल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में किया जाता है। स्टिंकी टोफू अपने नाम को सही ठहराता है। अगर यह किसी सड़क के शुरू में बेचा जा रहा है तो आप अंत में इसकी गंध महसूस कर सकते हैं। मलेशियाई बाजारों में कई प्रकार के उपलब्ध हैं और आप अपनी पसंद की तीव्रता का स्तर चुन सकते हैं। इसे गर्म शोरबा के साथ या विभिन्न मसालों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। क्रिस्पी तला हुआ सूअर का मस्तिष्क नमक, मिर्च, जड़ी बूटियों और पारंपरिक मसालों के साथ मिलाकर गहरे तले जाते हैं जब तक यह सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए। तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और स्थानीय लोग इसे एक विशेष व्यंजन मानते हैं। शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है सागो की किट, जिसे मलेशियाई लोग एक सच्ची विशेषता मानते हैं। खास बात यह है कि लोग इन्हें जीवित निगलने से पहले इन जीवों के सिर को मोड़ते हैं और फिर खाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह व्यंजन विटामिन्स, मिनरल्स और अच्छे फैट्स से भरपूर होता है और इसमें अन्य मांसों से कम कोलेस्ट्रॉल होता है। इन सभी खाद्य पदार्थों में से आपको क्या लगता है कि आप वास्तव में क्या खा सकते हैं? टिप्पणी में पहला नंबर दें तले हुए मधुमक्खियों के लिए, दूसरा ड्यूरियन के लिए, तीसरा स्टिंकी टोफू के लिए, या 0 नंबर अगर आप सिर्फ दूसरों को इन्हें आजमाते देखना चाहते हैं। रमजान के दौरान बर्बाद होने वाला बचा हुआ खाना सिर्फ 20 दिनों में कुआलालंपुर में स्थित 492 मीटर ऊंची पेट्रोनास ट्विन टावर्स की 88 मंजिलों के बराबर ढेर हो सकता है। मलेशिया की ठोस कचरा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार मलेशियाई लोग प्रतिदिन लगभग 29,000 टन कचरा उत्पन्न करते हैं, जिसमें से 77,000 टन खाद्य कचरा है। इसमें से लगभग 4,000 टन ऐसा खाद्य कचरा है जो पूरी तरह से खाने योग्य होता है और यह रोजाना 9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप यह समझते हैं कि मलेशिया में सब्जियों और फलों का सेवन चौंकाने के रूप में बहुत कम है। केवल 6% मलेशियाई वयस्कों के पास पर्याप्त फल और सब्जियां खाने की आदत है, जिसके कारण कब्ज जैसे स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। बहुत से मलेशियाई लोगों के लिए रमज़ान एक ऐसा अवसर बन जाता है जब वे ज़्यादा हरी सब्जियां खाते हैं और अपनी आहार आदतों को फिर से शुरू करते हैं। रमज़ान के दौरान मुसलमान पूरे महीने उपवास करते हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो अधिकांश लोग सोचते हैं। वे शाकाहारी नहीं बन जाते या सिर्फ सब्जियां नहीं खाते। बहुत से लोग मांस खाना जारी रखते हैं। वे बस कम भोजन करते हैं और दिन के समय सूरज डूबने तक उपवासी रहते हैं। सूरज डूबने के बाद वे सामान्य रूप से खाना खा सकते हैं। यह महीना रात में धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, दिन में 5 बार प्रार्थना करने, मस्जिद जाना, सक्रिय रूप से दान कार्य करना, पाप से बचने और जो लोग सक्षम हैं उनके लिए मक्का की यात्रा करने की प्रक्रिया को भी शामिल करता है।
मलेशिया का रेलवे सिस्टम उससे कहीं अधिक उन्नत है जितना अधिकांश लोग समझते हैं, और इसमें एक ऐसी विशेषता है जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया में बिल्कुल अद्वितीय बनाती है। ईटीएस इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जिससे आपको कुआलालंपुर से पेनांग सिर्फ 4 घंटे में पहुंचा देती है, जो मलेशिया के व्यस्त सड़कों पर गाड़ी चलाने से भी तेज है। नई शुरू की गई एमआरटी पुतराजा लाइन दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी स्वचालित ट्रेन प्रणाली बन गई है, जो 57 किलोमीटर लंबी है। लेकिन यहाँ जो बात मलेशिया के ट्रेन सिस्टम को वास्तव में दिलचस्प बनाती है वह है महिलाओं के लिए निर्धारित पिंक ट्रेन कार केटीएम कम्यूटर, जो मलेशिया के सबसे लोकप्रिय ट्रेन सिस्टम में से एक है, ने पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित कारों का निर्माण किया है, जो उज्ज्वल गुलाबी रंग में रंगी होती हैं और उन पर स्पष्ट चेतावनी संकेत होते हैं। अगर कोई पुरुष गलती से इन कारों में प्रवेश कर जाता है तो इसके लिए कोई सख्त कानूनी सजा नहीं है, लेकिन मलेशियाई लोग इस नियम का इतना सम्मान करते हैं कि उल्लंघन बहुत कम होता है। यह महिलाओं के लिए समर्पित कार प्रणाली मलेशिया के लिंग संबंधों और सार्वजनिक सुरक्षा के जटिल दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह इस वास्तविकता को स्वीकार करती है कि सार्वजनिक परिवहन पर महिलाएं उत्पीड़न का सामना करती हैं, जबकि यह एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है जो सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान करती है। पिंक रंग केवल सजावट नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट दृश्य संकेत है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों को सृजित करता है, एक ऐसे समाज में जहां लिंग आधारित इंटरैक्शन को सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। 9 सितंबर 2009 को कुआलालंपुर के थियन हो मंदिर में कुछ असाधारण हुआ, जो मलेशिया की पारंपरिकता और व्यावहारिकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। 99 जोड़े एक साथ एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे, जो न केवल गहरे अर्थ से भरपूर था बल्कि बेहद प्रभावी भी था। यह केवल एक प्रचार स्टंट नहीं था। चीनी संस्कृति में संख्या 9 दीर्घायु और शाश्वत खुशी का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए 9/9/9 एक अत्यंत शुभ तारीख थी शादी के लिए। जोड़े पारंपरिक लाल शादी के कपड़े पहने थे, जो सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, और साथ ही आधुनिक सफेद ड्रेस और काले सूट भी पहने थे, जिससे मलेशिया की सांस्कृतिक संगम का दृश्य प्रस्तुत हुआ। थियन हो मंदिर को फूलों, मोमबत्तियों और जश्न की संगीत से सजाया गया था। परिवार, दोस्तों और पुजारियों की उपस्थिति में 99 जोड़ों ने एक पवित्र वातावरण में अपनी जीवन भर की कसम खाई। जब सभी जोड़े अपने पहले विवाह संबंधी चुंबन का आदान प्रदान कर रहे थे और सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे थे, तो वह दृश्य रोमांटिक और भव्य दोनों था। लेकिन इसका एक व्यावहारिक पहलू भी था, जो मलेशियाई समाज के बारे में महत्वपूर्ण बात को उजागर करता है। सामूहिक विवाह जोड़ों को खर्चों में काफ़ी बचत करने में मदद करते हैं, जबकि एक मजबूत समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं। एकल समारोहों का पूरा खर्च उठाने के बजाय जोड़े सामूहिक रूप से खर्चों को साझा करते हैं और एक ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनते हैं जहां प्यार और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। संपूर्णा के पास सुलू सागर के टर्क्वाइज पानी में आप वह स्थान पाएंगे जिसे कई लोग दक्षिण पूर्व एशिया की वेनिस कहते हैं, जहां सुंदर स्टिल्ट हाउस पानी पर संजीव होते हैं, जो छोटे लकड़ी के पुलों से जुड़े होते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समुद्री जनजाति का घर है जो दुनिया की आखिरी घुमंतू समुद्री जनजातियों में से एक है। बजाओ लाउट, जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री गिप्सी के रूप में जाना जाता है, ऐसी जिंदगी जीते हैं जो आधुनिक समाज के लिए लगभग मिथकीय लगती है। उनके पास कोई आधिकारिक राष्ट्रीयता नहीं है, वे जमीन के मालिक नहीं होते और अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा समुद्र में बिताते हैं। ये वे लोग नहीं हैं जिन्होंने वैकल्पिक जीवन शैली चुनी, बल्कि यह उनके पूर्वजों का जीवन तरीका है जो सदियों से चलता आ रहा है। बजाओ लाउट को विशेष रूप से असाधारण बनाती है उनकी असाधारण गोताखोरी की क्षमता। कई लोग पानी के नीचे 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं और एक सांस में 65 फीट से अधिक गहराई तक गोता लगा सकते हैं। ये कौशल विकसित देशों में पेशेवर फ्री डाइवर्स के समान होते हैं, लेकिन बजाओ लाउट के लिए ये बस उन कौशलों का हिस्सा हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित हुए हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह पता लगाया है कि उनका प्लीहा सामान्य मनुष्यों के मुकाबले 50% बड़ा होता है, जिससे वे पानी के नीचे अधिक समय तक ऑक्सीजन संग्रहित कर सकते हैं। यह एक अद्वितीय विकासात्मक अनुकूलन है जो कुछ मिथक जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से वास्तविक है। उनकी दैनिक जिंदगी आधुनिक समाज से पूरी तरह से अलग लय में चलती है। यहाँ कोई अलार्म घड़ी, कारें या मेट्रो नहीं होते,
हर सुबह वे समुद्र के ऊपर सूर्योदय के साथ उठते हैं और दिन का अंत शानदार सूर्यास्त को देखकर करते हैं, जो पानी पर सुनहरी रोशनी डालता है। सुपरमार्केट की बजाय वे अपने घरों से बस कुछ कदम की दूरी पर मछली पकड़ते हैं। औपचारिक स्कूलों के बजाय बजाऊ बच्चे 5 साल की उम्र से नाव चलाना और शिकार करना सीखते हैं, और वे तैरने में निपुण होते हैं इससे पहले कि वे चलना सीखें। यह समुदाय एक पूरी तरह से अलग मानव अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो आधुनिक जीवन, संपत्ति, मालिकाना हक और राष्ट्रीय पहचान के बारे में हमारी सभी धारणाओं को चुनौती देता है। रात के 1 बजे जब दुनिया के अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, तो मलेशिया के दक्षिणी हिस्से में जोहोर बहरू में एक अनोखा बाजार सजता है, पसार करात, जिसे रस्ट मार्केट भी कहा जाता है। वह सामान्य रात के बाजार से अलग है, जो ताज़े उत्पाद या नए सामान बेचता है। यह बाजार पुरानी चीज़ों, एंटीक वस्तुओं, टूटे सामानों और अजीब वस्तुओं में विशेषज्ञता रखता है, जिन्हें अन्य लोग त्याग चुके होते हैं। यह बाजार एक अनोखे मिश्रण को आकर्षित करता है, जिसमें स्थानीय लोग, पर्यटक और गंभीर एंटीक शिकारी शामिल होते हैं, जो दिखने में बेकार वस्तुओं के बीच छिपे खजाने की तलाश में आते हैं। आप यहाँ 1960 के दशक के पुराने कैसेट प्लेयर, दीवार घड़ियाँ, रोटरी फोन, पुरानी रेडियो, फिल्म कैमरे, धातु के संकेत, पुरानी खिलौने और पुराने सैन्य यूनिफॉर्म तक सब कुछ पा सकते हैं। इस बाजार को वास्तव में दिलचस्प बनाने वाली बात इसका खजाना खोजने का पहलू है। कई वस्तुएं पूरी तरह से बेकार दिखाई देती हैं, लेकिन सही व्यक्ति के लिए इनमें विशेष महत्व, संग्रहणीय मूल्य या कला का मूल्य होता है। कुछ आगंतुकों ने तंग कीमतों पर दुर्लभ चित्र या मूल्यवान एंटीक वस्तुएं पाई हैं, जो केवल 2 से 3 मलेशियाई रिंगिट, लगभग 50 से 70 सेंट में बिकती हैं, लेकिन सही संग्रहकर्ता के लिए यह सैकड़ों या हजारों डॉलर के बराबर हो सकती हैं। इस बाजार का माहौल जानबूझकर साधारण है, जिसमें मुख्य रूप से छोटे तंबू स्टॉल, हल्की सी लाइट्स और एक शांत वातावरण होता है, जो लगभग गुप्त सा लगता है। चूंकि यह रात में खुलता है, इसलिए गंभीर खरीदार अपनी टॉर्च और कपड़े की थैलियां लेकर आते हैं और जमीन पर फैली या पुराने लकड़ी के मेजों पर सैकड़ों वस्तुओं को पेशेंटली छानते हैं। यह बाजार वाणिज्य और उपभोग के लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जहां अधिकांश लोग जो उम्मीद करते हैं वह उज्ज्वल और व्यवस्थित खुदरा अनुभव है, वहीं पसार करात एक कच्चे, वास्तविक खजाना खोजने के अनुभव को प्रदान करता है, जहां ज्ञान, धैर्य और किस्मत यह निर्धारित करती है कि आप क्या खोज सकते हैं। मलेशिया चुपचाप एक ऑटोमोबाइल पावर हाउस बन चुका है, जो उन अधिकांश लोगों को चौंका देता है जो इसे मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय पर्यटन स्थल के रूप में मानते हैं। यह देश थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन चुका है और यहाँ सालाना 7 लाख से अधिक वाहन बिकते हैं। लेकिन यह सिर्फ बिक्री के आंकड़े नहीं हैं। मलेशिया ने दुनिया की सबसे रचनात्मक कार संशोधन संस्कृतियों में से एक को विकसित किया है। कुआलालंपुर में चलते हुए आप नियमित रूप से होंडा, टोयोटा या निसान जैसी कारों को देखेंगे, जिन्हें चमचमाती एलईडी सिस्टम, ओवरसाइज स्पॉयलर और हाई एंड साउंड सिस्टम से सजाया गया है, जो बहुत से लोगों की सालाना सैलरी से ज्यादा कीमत वाले होते हैं। कार उत्साही समूह जैसे मलेशिया ऑटोमोटिव सोसाइटी संशोधन प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, जो हजारों प्रतिभागियों को आकर्षित करती हैं। ये केवल सामान्य सप्ताहांत शौकिया नहीं हैं, ये गंभीर ऑटोमोटिव कलाकार हैं जो अपनी कारों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कैनवास के रूप में मानते हैं। यहाँ एक बात जो अधिकांश विदेशी लोगों को चौंका देती है, वह यह है कि मलेशिया में इस्तेमाल की गई कारों की कीमत अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप से कहीं अधिक होती है। 2015 की एक टोयोटा कैमरी मलेशिया में $25,000 तक की हो सकती है, जबकि अमेरिका में एक समान कार लगभग $15,000 की होती है। ऐसा अत्यधिक उच्च आयात करों के कारण होता है, जो यहाँ तक कि इस्तेमाल की गई कारों को भी महंगा बना देता है। इन उच्च कीमतों ने मलेशिया के कई लोगों को 1990 के दशक के पुराने मॉडल का इस्तेमाल जारी रखने के लिए मजबूर किया है, विशेष रूप से प्रोटॉन वायरा, जो पूरे मलेशिया में एक सड़कों पर आइकन बन चुका है। आप इन वाहनों को हर जगह देख सकते हैं। अक्सर भारी रूप से संशोधित और अद्भुत देखभाल के साथ बनाए रखा जाता है, क्योंकि इन्हें बदलना महंगा है। इन चुनौतियों के बावजूद मलेशिया के पास दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक फेरारी हैं। फेरारी ऑनर्स क्लब मलेशिया नियमित रूप से बड़े पैमाने पर सुपरकार इवेंट्स आयोजित करता है। मई 2010 में 287 फेरारी एक ही इवेंट में एकत्र हुए,
जिससे मलेशिया में एक साथ सबसे अधिक फेरारी का रिकॉर्ड बना। यह ऑटोमोटिव दीवानगी मलेशियाई संस्कृति के बारे में एक महत्वपूर्ण बात उजागर करती है। इंजीनियरिंग, कारीगरी और भौतिक संपत्ति के माध्यम से व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की गहरी सराहना, भले ही आर्थिक स्थितियां इन पैशन को पूरा करने के लिए महंगी हों। मलेशिया में वास्तुकला और प्राकृतिक विशालताएं हैं जिन्हें अधिकांश लोग इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से जोड़ते नहीं हैं। कुआलालंपुर में निर्माणाधीन मर्डेका 118 इमारत, जो लगभग 632 मीटर ऊंची होगी और इसमें 118 मंजिलें होंगी, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। इस परियोजना का शुभारंभ 2016 में हुआ था और इसमें $1 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया था। लेकिन मलेशिया में पहले से ही प्रसिद्ध टावर हैं जिन्हें अधिकांश लोग बिना यह जाने पहचानते हैं कि वे कहाँ स्थित हैं। पेट्रोनास ट्विन टावर्स, प्रत्येक में 88 मंजिलें और 452 मीटर ऊंची, वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं जो कुआलालंपुर की आकाश रेखा को परिभाषित करते हैं। इन टावर्स के बीच का स्काई ब्रिज, जो जमीन से 170 मीटर ऊंचा है, एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है जो मलेशियाई राजधानी का दौरा करने वालों के लिए अनिवार्य बन गया है। मलेशिया के प्राकृतिक विशालकाय भी उतने ही प्रभावशाली और अधिक असामान्य हैं। मलेशियाई जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है, रैफल्सिया, जो 1 मीटर तक व्यास और 10 किलोग्राम तक वजन बढ़ सकता है। स्थानीय लोग इसे कॉर्प्स फ्लावर या मांस फूल कहते हैं क्योंकि यह मक्खियों को आकर्षित करने के लिए घिनौनी गंध छोड़ता है। यह देश दुनिया के सबसे बड़े पत्ते का भी घर है, अलोकासिया मैक्रोरिजा, जो बोर्नियो द्वीप में पाया जाता है। 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हो सकता है। ये विशाल पत्ते वर्षावन में प्राकृतिक छाता का काम करते हैं। सबा में किन्नाबालू पर्वत एशिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से थोड़ी अधिक है। इसके प्रभावशाली ऊंचाई के बावजूद यह अन्य प्रमुख पहाड़ों की तुलना में अपेक्षाकृत कम अन्वेषित है। किन्नाबालू पर्वत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे हिमालय और न्यू गिनी के बीच सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ये वास्तुकला और प्राकृतिक विशालकाय मलेशिया की महत्वाकांक्षाओं और प्राकृतिक संपत्ति को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जो अधिकांश लोगों को चौंका देता है, जो इस देश को केवल समुद्र तटों और उष्णकटिबंधीय पर्यटन के रूप में देखते हैं। मलेशिया का अंतिम चौंकाने वाला तथ्य, शायद इसका सबसे जटिल है, यह एक ऐसा देश है जहां कई सभ्यताएं इस तरह से एक साथ रहती हैं, जिससे रोजमर्रा की जीवन शैली में विरोधाभास और आश्चर्यजनक सामंजस्य उत्पन्न होते हैं। 3 प्रमुख जातीय समूहों की आधिकारिक पहचान केवल कहानी का एक हिस्सा है। मलेशियाई मुस्लिम और संविधान द्वारा संरक्षित मलय सबसे बड़ी जाति है। चीनी मलेशियाई, जो आमतौर पर बौद्ध, ताओवादी या ईसाई होते हैं, पूरी तरह से अलग सांस्कृतिक परंपराएं लाते हैं। भारतीय मलेशियाई, जो मुख्य रूप से हिंदू होते हैं, जिनमें कुछ ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं, एक और परत जोड़ते हैं। लेकिन असली विविधता कहीं गहरी है। औरंग असली प्रायद्वीपीय मलेशिया के आदिवासी लोग हैं, जबकि बोर्नियो के दयाक और कड़जान दुसुन कबीले दर्जनों बोलियों में बात करते हैं और ऐसी परंपराएं अपनाते हैं जो आप किसी गाइड बुक में नहीं पाएंगे। ये समुदाय प्राचीन परंपराओं को बनाए रखते हुए मलेशियाई समाज में आधुनिकता से मेल खाते हैं। इस्लाम आधिकारिक धर्म है और लगभग 63% मलेशियाई मुस्लिम हैं, लेकिन आप यहाँ बौद्ध मंदिरों को सूर्यास्त के समय चमकते देख सकते हैं, हिंदू त्योहारों से पूरी शहरों को रोशन होते देख सकते हैं और ईसाई चर्चों को देख सकते हैं जो उपनिवेश काल से खड़े हैं। प्रत्येक समुदाय अपने उत्सवों, आहार प्रतिबंधों और सामाजिक परंपराओं का पालन करता है। यह एक ऐसा समाज बनाता है जहां आपके पड़ोसी पूरी तरह से अलग छुट्टियां मना सकते हैं, अलग आहार नियमों का पालन कर सकते हैं और अलग पारिवारिक संरचनाओं में काम कर सकते हैं, और यह सब एक ही पड़ोस में। मलेशियाई बच्चे स्वाभाविक रूप से बहुभाषी होते हैं, जो बात करते समय भाषा मलेशिया, अंग्रेजी, मंदारिन, तमिल और विभिन्न स्थानीय बोलियों के बीच बदलाव करते हैं। इसका परिणाम यह है कि एक सांस्कृतिक मिश्रण उत्पन्न होता है जो लगातार मिलाया जा रहा है, लेकिन कभी पूरी तरह से मिश्रित नहीं होता। प्रत्येक समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखता है, जबकि एक बड़े मलेशियाई पहचान में योगदान करता है जो दुनिया के किसी भी स्थान से अलग है। ये 12 चौंकाने वाले तथ्य दिखाते हैं कि मलेशिया उस जटिलता, विरोधाभास और आकर्षण से भरपूर है जिसकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वैध बहुपतित्व से लेकर गुलाबी ट्रेन कारों तक, समुद्र नोमैड से लेकर वास्तु विशालकाय तक,
यह देश दक्षिण पूर्व एशियाई जीवन के बारे में हर धारणा को चुनौती देता है। जो चीज मलेशिया को सच में अद्वितीय बनाती है वह कोई एकल तथ्य नहीं है, बल्कि यह है कि ये सभी विरोधाभास कैसे इस समाज में एक साथ काम करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रौद्योगिकी से मिलती हैं, जहां कई कानूनी प्रणालियां एक साथ काम करती हैं और जहां लोग जटिल सांस्कृतिक नियमों को अपनाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक का निर्माण कर रहे हैं। मलेशिया के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या चौंकाया? नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे अविश्वसनीय लगा। हम हमेशा आपसे अधिक सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिल सकें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।